आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सबका फिर से स्वागत है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस हफ्ते चर्चा में जुड़े हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उमाकांत जी, आपका चर्चा में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दूसरे मेहमान हमारे साथ गुवाहाटी से अमित कुमार जी हैं, जो ईस्ट मोजो के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। अमित, आपका स्वागत है चर्चा में। शुक्रिया और आप सबका धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और तीसरे हमारे साथी हृदय जी। हृदय जी स्टूडियो में ही मेरे साथ हैं। हेलो हृदय जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे। हृदय जी सीधा देहरादून से ड्राइव करके स्टूडियो पहुंचे हैं कहीं बिना ब्रेक लिए, तो मैं उनका एक्स्ट्रा धन्यवाद देना चाहता हूं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक महिला पैनलिस्ट को खोजने की काफ़ी कोशिश की विषय पर, लेकिन समय या अवेलेबिलिटी की वजह से इस बार हम चारों पुरुष ही हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कई बार स्थिति अनअवॉइडेबल हो जाती है। तो एक ज़रूरी सूचना कि 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे था और न्यूज़ लॉन्ड्री तो उसे प्रेस फ्रीडम हफ्ते की तरह ही मना रहा है। तो हमने एक नया एनएल सेना प्रोजेक्ट इस विषय पर शुरू किया है, और क्योंकि हम लोग विषय पे बात करते रहते हैं कि भारत का मीडिया इकोसिस्टम कितना अभी प्रेशर में है, अभी हमने कई विषयों से दिखाया भी, लेकिन उस पर ओवरऑल नज़र नहीं जाती कि इंडियन मीडिया इकोसिस्टम क्या क्या परेशानियां झेल रहा है, उस पर किस किस तरह के दबाव हैं। और इन्हीं सब सवालों को देखने के लिए और प्रेस फ्रीडम डे को सही में सेलिब्रेट कर पाने के लिए हमने एनएल सेना प्रोजेक्ट प्रेस फ्रीडम फंड की शुरुआत की है। और इसमें हम कई डीप डाइव रिपोर्ट्स और कमेंटरीज और वीडियोस भी लाएंगे, केवल इन विषयों पर ही फोकस करते हुए कि भारत में पूरे मीडिया तंत्र का स्वास्थ्य कैसा है, अगर वो अस्वस्थ है तो किस किस तरह से अस्वस्थ है, और उसके ऊपर और सिविल सोसाइटी पर कितने तरह के दबाव हैं। तो आप इस एनएल सेना प्रोजेक्ट में अपना योगदान दीजिए अगर आप स्वतंत्र प्रेस में विश्वास रखते हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करें। मैं फटाफट कुछ ज़रूरी विषय पढ़ देता हूं, हालांकि इस हफ्ते बहुत सारी हेडलाइंस थी, पर कुछ ज़रूरी। तो पहला हमारा चर्चा का विषय भी रहेगा, मणिपुर से है। मणिपुर में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार तनाव बढ़ रहा था और इस तनाव ने इस हफ्ते हिंसक मोड़ ले लिया था। राज्य में राजधानी इम्फाल के साथ साथ कई ज़िलों में हिंसा हुई। करीब 9,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा के नज़रिए से विस्थापित भी करना पड़ा, और सुरक्षा की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई है। शूट एंड साइट के ऑर्डर इशू हो गए हैं। तो ये मामला बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है, और ये पूरा मामला मैती समुदाय और वृहद कुकी समुदाय, वृहद नागा समुदाय के बीच आपसी तनाव से जुड़ा है। बातचीत के दौरान फिर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी सुर्खी महाराष्ट्र से, तो एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने पार्टी के अपने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा वो राजनीति से अभी रिटायर नहीं हो रहे, उनका राज्यसभा का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि वह पार्टी का कोई पद नहीं संभालेंगे। और मेरे ख्याल से उनका परोक्ष रूप से ये कहना था कि अब अगली पीढ़ी नेतृत्व संभाले। अतुल, आपके चहेते और परमानेंट होस्ट इस समय कर्नाटक में है, तो अगली सुर्खी भी कर्नाटक से ही है। वहाँ चुनाव की सरगर्मियाँ पूरे जोर शोर से जारी हैं। भाजपा ने और कांग्रेस, जो दोनों मुख्य दल हैं मुकाबले में, दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए और दोनों के मैनिफेस्टो ने खूब सुर्खियां बनाई। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, एनआरसी लाने का वादा किया, और कांग्रेस ने, भाजपा ने जो कैंसिल किया था 4% मुस्लिम समुदाय का प्रदेश में रिजर्वेशन, उसको वापस लागू करने की बात की, और शुरू में बजरंग दल पर भी प्रतिबंध की बात हुई थी। हालांकि उसके बाद कई दिन हंगामा चला और भाजपा ने भी उस इशू को खूब उठाया, तो उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा है कि नहीं, हम सीधा प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे। अगली सुर्खी हमारा आज का चर्चा का दूसरा विषय है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस साल का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया। 3 मई को
प्रेस फ्रीडम डे भी था। और इस साल पिछले साल के मुकाबले, हम लोग जब पिछले साल बात कर रहे थे हम तभी परेशान हो रहे थे, इस साल भारत और 11 सीढ़ियाँ नीचे खिसक गया और 150 में से 161वें स्थान पर पहुंच गया। 180 मुल्कों का आकलन किया गया, तो हमारी स्थिति खराब तर खराब होती जा रही है हर साल, और इस साल हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे आ गए हैं। अगली खबर, भारत सरकार से बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट छपी और उसके अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में उनकी जो मासिक फ्लैश रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से केंद्र सरकार के 56% प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं और सभी प्रोजेक्ट में कुल मिला के करीब 22% का कॉस्ट ओवररन है, यानी अतिरिक्त खर्चा हो चुका है। और ये फ्लैश रिपोर्ट जो मार्च 2023 में आई थी उसके अनुसार मार्च 2023 तक कुल मिलाकर प्रोजेक्ट्स में एवरेज 3 साल का ओवररन हो चुका है, समय का 3 साल लेट हो चुके हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक खबर है कि 50% से ज़्यादा में खर्चा भी एक्स्ट्रा है और वो पूरे भी नहीं हो रहे हैं। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से, हमने पिछले हफ्ते उस पर बात भी की थी, 2 हफ्ते पहले। विवाह के समान अधिकार, जिसको कुछ लोग समलैंगिक विवाह वाला कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे लोगों की इच्छाओं का नहीं, संविधान का पालन करेगा। और साथ ही एक थोड़ा सा पॉजिटिव रुख भी दिखा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि हम इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे, और जो उन्होंने पैनल बनाने की बात की है उसमें भी उन्होंने काफ़ी सकारात्मक संकेत दिए कि हम सबको रिप्रेजेंटेशन देंगे और बात रखेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो बड़ी अच्छी बात है। अगली सुर्खी दिल्ली से ही है। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है और इसमें कल रात और परसों काफ़ी ज़्यादा स्थिति भी बिगड़ी जब पुलिस और पहलवानों के बीच हाथापाई हुई, पुलिस का काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ। कई महिला पहलवानों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कथित तौर पर एलिजेडली उनके साथ बदतमीज़ी की, हाथापाई की, और कुछ का ये कहना था कि कुछ पुलिस वाले नशे में भी थे, शराब के। बहरहाल इस झड़प के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कई साक्षी जोशी एक पत्रकार है उन्हें पकड़ा गया, कई और पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी हुई। आम आदमी पार्टी के नेता भी वहाँ पहुँचे। तो जो हमने रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स बात की, तो उसके मद्देनज़र अगर हम दोनों हेडलाइंस को देखें, ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है। राइट। आखिरी सुर्खी बिहार से। बिहार में हाई कोर्ट ने बिहार सरकार जो कास्ट सेंसस करा रही थी, जातिगत जनगणना, उस पर रोक लगा दी है अगली सुनवाई तक, जो जुलाई की डेट दी गई है। और अदालत ने कहा कि जो इस जनगणना के खिलाफ याचिका दायर हुई थी, प्राइमा फेसी उन्हें लगता है कि वो केस बनता है, तो इसलिए इसका डेटा भी सुरक्षित रखा जाए। सरकार को उन्होंने निर्देश दिया किसी को भेजा ना जाए और अगली सुनवाई तक जनगणना रोक दी जाए। इससे जुड़ी हुई बात यह भी है कि उड़ीसा में भी राज्य सरकार ने प्रदेश में जातिगत जनगणना शुरू कर दी। तो ये थी सुर्खियाँ इस हफ्ते की। हम अपनी चर्चा के विषय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मणिपुर पर हम बात करेंगे। तो मैं बेसिक 1-2 बात कहूँगा और फिर मैं चाहूँगा अमित हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं कि इस पूरे मुद्दे के मूल में क्या है, और फिर हम उमाकांत जी और रिदेश के पास भी चलेंगे। तो है क्या कि 14 अप्रैल को मणिपुर के हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया कि जो मैती समुदाय की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में डाला जाए, और इसका कारण था कि भले ही वो बहुसंख्यक हैं प्रदेश में, लेकिन जिस प्रदेश के जिस क्षेत्रफल में, मतलब जिस इलाके में ज़मीन पर जितने वो रहते हैं, वो बहुत कम एरिया है। और उनका मानना है कि क्योंकि वो बाकी राज्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आता है और समुदायों के, वो वहाँ जाकर बस नहीं सकते और उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को संरक्षण नहीं मिल रहा, क्योंकि और लोग उनके इलाके में आके लगातार बसते रहे हैं वैली में, इम्फाल की। यहाँ से ये सारे मुद्दे की शुरुआत हुई। ये लंबे समय से मांग रही है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया राज्य सरकार को कि वो रिकमेंड करे कि मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में डालने की वो सिफारिश करे केंद्र सरकार से। इसके खिलाफ कई सारे संगठन एक साथ आए, लेकिन स्टूडेंट्स ने मार्च निकाला, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात हुई, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया और हिंसा भी हुई।
मैती समुदाय की तरफ से भी हुई और दूसरी तरफ से भी हुई। चर्चों पर भी, कई सारे चर्चेस पर भी हमला हुआ। कुछ लोग इसको सांप्रदायिक रंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मूलतः, हालांकि पूरी तरह नहीं, मैती समुदाय में हिंदू बहुसंख्यक हैं, और जितनी बाकी अनुसूचित जनजातियां हैं, जो मतलब कुकी समाज का जो अम्ब्रेला फिगर है जिसके अंदर काफ़ी सारी आती हैं, और नागा समुदाय का जो अम्ब्रेला टर्म है ये, उसके अंदर अधिकतर बहुसंख्यक क्रिश्चियन हैं, मतलब उसमें क्रिश्चियंस की संख्या ज़्यादा है। तो इसको ये रंग भी कुछ लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामला सांप्रदायिक से ज़्यादा जनजातीय हक का है। अमित, मैं कहीं गलत तो नहीं था? अगर था तो उसे सही कर दें, और हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस मामले के नुआंसेस क्या हैं। शुक्रिया फिर से सबका, और सबको नमस्ते। एक चीज मैं शुरुआत में जो मतलब एक करेक्शन करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो काफी दिलचस्प था। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता जी हूँ। जी। ये मांग 2013 से की जा रही है, आदिवासी मेइतेई समुदाय को आदिवासी घोषित की जाने की। अब 2013 में ये बात उठी थी, और उस टाइम पे भी उस यूपीए सरकार के पास के सामने ये मामला उठाया गया था। ये मामला मार्च 27 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट में आया था। उसी दिन कोर्ट ने ये रिकमेंडेशन दे दिया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि ये वेबसाइट पर आया नहीं था और इस मामले को कोई उतना गौर से फॉलो नहीं कर रहा था। देखिए, पिछले साल चुनाव के दौरान जब मैं वहां पर गया था और हम लोग भी जब गए थे, तो 1-2 लीडर्स ने इसके बारे में बात की थी, लेकिन ये एक चुनावी मुद्दा नहीं था। तो जब बीरेन्द्र सिंह रैली जा रहे थे, तो एसटी डिमांड से ज्यादा ये बात हो रही थी कि इम्फाल में जो पानी की दिक्कत हो रही है, पानी की किल्लत हो रही है, उसके बारे में कहीं ज्यादा चर्चा हुई थी। कई ज्यादा रिपोर्ट्स भी आप देखोगे, तो आप इम्फाल वाटर क्राइसिस अगर आप डालोगे यूट्यूब पे या गूगल पे, तो आपको कई सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे। ये ज्यादा बड़ा मुद्दा था, एसटी मुद्दा उतना बड़ा नहीं था। इसीलिए ये मुद्दा जब 27 तारीख को कोर्ट में आया, तो कोर्ट ने उसी दिन इस मामले को रेकमेंड कर दिया, बिना किसी और को बुलाए कि अपना जवाब, अपना साइड पेश करो। ये सीधे का सीधे 27 तारीख को उन्होंने ये मामला स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया। 14 अप्रैल को नहीं, 19 अप्रैल को ये मामला कोर्ट के वेबसाइट पर आया। उसके बाद शुरू हुआ, सबकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। इनफैक्ट ये गलती वहां के भी कई समुदायों के जो मतलब प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने भी इसको अप्रैल 19 2023 का ऑर्डर कहा। वो अप्रैल 19 2023 को ये ऑर्डर ऑनलाइन हुआ था, लेकिन ऑर्डर 27 मार्च को पास हुआ। अच्छा। दूसरी बात कि उससे एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले की बात है, चुराचांदपुर जो जहां पर कुकी बहुल समुदाय है, तो आप जैसा आपने समझाया, ये आपने बिल्कुल सही समझाया कि जो मैं बस एक बार फिर से समझा देता हूं, परिवेश ये यहाँ पे प्रेमाइज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मणिपुर बाकी नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तरह नहीं है। मेघालय, मिजोरम की तरह मणिपुर नहीं है। मिजोरम को मान लीजिए 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है, तो उसका सिर्फ 2,000 किलोमीटर स्क्वायर इम्फाल वैली में आता है। पहले उसमें सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अब डिस्ट्रिक्ट के नाम बढ़ गए। पहले इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर और थौबाल। थौबाल में आपको मेइतेई मुसलमान की संख्या ज्यादा है, तो 8% मणिपुर का समुदाय जो है वो मुसलमान भी है, उनको पंगल मेइतेई कहते हैं। तो उसके अलावा जो हिल्स है, हिल्स में 90% जो 90% जो जोग्राफिकल एरिया है मणिपुर का, वो पहाड़ों में है। लेकिन जनसंख्या मुश्किल से 40 से 43% के आसपास है। बाकी 55 से 60% जनता जो है वो वैली में ही रहती है। तो चुराचांदपुर जो इलाका है, वो वहां पे कुकी बहुल समुदाय है, और उसका बॉर्डर जो है वो एक तरफ भारत के अंदर मिजोरम से लगता है, और ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर आपका म्यांमार के साथ है। वहां पे वो बॉर्डर काफी सालों तक पोरस रहा है, अभी भी है। तो जब वहां पर 2001 में जब ये आर्मी का जब वहां पर शासन आया, तो मिजोरम में तो लोग आए ही, करीब 30,000 लोग शरणार्थी जो आए हैं, लेकिन मणिपुर में भी काफी आए हैं। तो इन सब को लेकर एक एविक्शन प्लान चलना शुरू हुआ था जनवरी के महीने में चुराचांदपुर के गांवों में, और उसमें 3 कैटेगरी जमीन को 3 कैटेगरी में बांटकर उसको एविक्शन फ्री करने का बात किया गया था। एक था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक था रिजर्व फॉरेस्ट, और एक था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अलग अलग नाम पर जंगलों से लोगों को खाली करने की कोशिश की गई थी, और इसके कारण चुराचांदपुर में लोगों के बीच में रोष काफी दिनों से था।
बीरेन सिंह जाने वाले थे एक फंक्शन में, वहां पर एक ओपन जिम और कुछ कुछ और सरकारी प्रोजेक्ट जो थे इनका उद्घाटन करने के लिए। हाँ हाँ, तो उसको वहां से अगर अगर हमें पकड़ना है तो वहां से पकड़ना शुरू होगा, क्योंकि वहां पे जब लोगों का आक्रोश सामने आया और वो जहां पर सभा होने वाली थी, जहां पर उद्घाटन होने वाला था, वहां पर उसको जला दिया। उस वक्त क्या हुआ कि घाटी की जो मीडिया है, इम्फाल वैली की मीडिया, उसमें कई लोगों ने एक पोलराइजेशन नैरेटिव ये सेट किया कि ये काम करने वाले बर्मीज हैं, मतलब बर्मा के लोग हैं। और उन लोगों ने ये कहना शुरू किया, देखो ये वीडियो में बर्मीज बोल रहे हैं। अब बर्मीज नाम की कोई भाषा है नहीं, वो पाइते बोल रहे थे, जोमी बोल रहे थे, जो जैसे कि बंगाली। अब आप ये कह सकते हैं कि कलकत्ता की बंगाली और बांग्लादेश की बंगाली अलग हो सकती है, लेकिन भाषा दोनों वही है, जी। डायलेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर तो वो भी मुश्किल था, वो भी कहना मुश्किल था, क्योंकि जबान लगभग लगभग बराबर ही है, सेम ही। यहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ था। उसके बाद जब 800 ये जब एसटी वाली बात आई, तो बात आगे बढ़ गई। और इन सब के पीछे एक और कारण जो काफी दिनों से चल रहा है, जो अपने मतलब भाषा और जमीन की संरक्षण करने की बात जो चल रही है, इसके कारण आपने शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, दिल्ली में मार्च के दूसरे हफ्ते में एक एनआरसी मणिपुर के नाम पे जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट हुआ था। तो एनआरसी की भी डिमांड हो रही है मणिपुर में, और वो एनआरसी की डिमांड नागा समुदाय भी कर रहा है जो पहाड़ों में रहता है, जी। और मेइतेई समुदाय भी कर रहा है, यहां तक कि कुकी समुदाय में भी लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट वो जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें आपको घाटी पहाड़ी सब लोग एक साथ आकर एक एकजुट आवाज आई थी एनआरसी करने के लिए मणिपुर में। तो ये सब को लेके अचानक से, लेकिन लेकिन ये जो कुछ दिनों की जो यूनिटी थी, ये टूट इसमें दरख्त आना शुरू हो गया जब एसटी डिमांड की बात आ गई मेइतेई के बीच में। तो यहाँ पर आठसुम जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर है, उन लोगों ने एक रैली की थी 3 तारीख को चुराचांदपुर। चुराचांदपुर मणिपुर का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इतना भी बड़ा शहर नहीं है कि वहां पे जब 50,000 लोग संख्या आ गए, वहां पे जी। छोटा सा स्टेडियम है, स्टेडियम में भर गया था पूरा क्राउड। तो उसके बाद हिंसा की घटनाएं आने लगी। और असल में अगर आप देखिएगा तो 3 तारीख को और 3 तारीख को सबसे ज्यादा मतलब वायलेंस की घटना जो हमको मिली है। 2 तारीख को आपको चुराचांदपुर में मिला, 3 तारीख को ये हिंसा इम्फाल की गली गली में घुस गई। और वहां पर आक्रोशित जो जनता है, मॉब कहिए उनको, जो भी कहिए, ये वहीं के लोग हैं, वहां के लोगों ने खास करके ये बातें आने लगी कि कुकी घरों को, कुकी बिल्डिंग्स को, कुकी इंस्टीट्यूशंस को, बिजनेसेस को टारगेट किया जा रहा था। कॉन्सिक्वेंटली आप ये भी देखेंगे कि बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जो बॉर्डर है, बिष्णुपुर मेइतेई बहुल है और चुराचांदपुर जोमी बहुल, कुकी जोमी बहुल है। जी। तो इसके बॉर्डर पे जो गांव थे, तो इन दोनों गांवों में मिश्रित जनसंख्या है। कोई कहीं ज्यादा, किसी गांव में कुकी ज्यादा है, किसी गांव में मेइतेई ज्यादा है, बॉर्डर एरिया में। वहां पर वायलेंस शुरू हुआ, वहां पर रिपोर्ट ये आने लगी, कुकी समुदाय के लोगों ने मेइतेई लोगों के घर जला दिए। और ये बात है, तो आया था तोरबुंग करके एक जगह है, वहां से ये खबर आई थी। उसके बाद 3 तारीख को ये वायलेंस जो है, हिंसा जो है, इम्फाल की गली गली में पहुंच गई। और वहां पर जो वायलेंस अभी भी बहुत दिन, अभी भी अब जाकर थोड़ा शांत हुआ आज, लेकिन कल तक घटनाएं बहुत बुरी रही हैं। देखिए अमित जी, आपने जो मेरी एक गलती ठीक करी, पर आपने बताया कि वो वहाँ पर लोकल कई आउटफिट्स की भी गलती हुई है। उमाकांत जी, मेरा आपसे सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। जी हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि बड़ी बड़ी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपनी उत्तर पूर्व की जो जो आउटफिट थे, जो यूनिट थी, वो बंद कर दी। और अब हालत ये है कि लोग सोशल मीडिया से उठा के खबरें चला रहे हैं, या बिल्कुल खबर वैलिड है भी या नहीं, ब्यूरो तो बंद हो ही चुके हैं। अब तो आपको इतनी सारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके पास नाम लेने को भी एक रिपोर्टर नहीं है पूरे स्टेट में। तो ये जो टेक्नोलॉजी एक तरफ इतनी बढ़ रही है, सूचना का संचार बढ़ रहा है, लेकिन जर्नलिज्म भारत के इन क्षेत्रों में, जो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हिंदी बेल्ट को काफ़ी कहा जाता है कि वॉलेटाइल होती है और लॉलेस होती है, लेकिन जितनी तेज़ी से यहाँ वॉलेटिलिटी बढ़ी, यहाँ तो बड़ी मीडिया संस्थाओं की ब्यूरो होने की आवश्यकता है, मतलब बिल्कुल होनी ही चाहिए। तो मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा, और मणिपुर पे आपका इतना लंबा अनुभव है, उस पर आप जो भी कहना चाहें, अपनी पहली टिप्पणी। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आपके श्रोताओं को जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं। मैं दो चीज़ें कहूँगा। एक तो मीडिया रिलेटेड है कि मीडिया जब टोटल प्रॉफिट ओरिएंटेड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उनका प्रॉफिट नहीं है, एंड मीडिया का जो जिसको कहते हैं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मीडिया की है,
तो मुझे लग रहा है कि चूंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में मैंने रिपोर्टिंग की और मैं लगभग सारे स्टेट्स में घूमा, इलेक्शंस कवर किए मैंने 3-3 वहाँ, जी। उसी मकसद से मैं गया था, 1-2 बार और गया। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मीडिया है, मीडिया चूंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं और जो डिटोरेशन, अभी उसकी चर्चा भी आपने शुरुआत में की है कि किस तरह से हमारी जो रेटिंग्स है इतना रसातल में जा गई है कि हम सूडान और बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल की लाइन में, कहीं उसके पीछे भी कहीं खड़ जाके खड़े हैं। तो ये इन्हीं सब चीजों से मिलकर के है कि हमने हमारी सरकार तो कहती है कि हम एक सूर्योदय उदय हो रहा है पूर्वोत्तर में, हम बड़ी क्रांति कर रहे हैं। एंड दूसरी बात है कि जो जो मीडिया है, जो प्राइवेट मीडिया आप जिसको कहते हैं, क्योंकि सरकार की मीडिया की तो कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, जी। और सरकार का जो मीडिया है वो वही दिखाएगा जो सरकारी संस्थान या सरकारी पुलिस और सरकार के प्रशासन और वहाँ की गवर्नमेंट जो बोलेगी वो दिखाएंगे। वो तो चीजों का जो दूसरा पक्ष है उसको नहीं दिखाएंगे। तो दरअसल क्या है कि ये जो वायलेंस, ये तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि हमने भारत के जो रिमोट, जो दूरस्थ क्षेत्र है, सपोज करो कुकीज एंड मैतीज, और ये कोई बहुत बड़े पावरफुल और बहुत पैसे वाली कम्युनिटी नहीं है, ट्राइबल लोग हैं, कम शिक्षा का अभाव है, जीवन स्तर नहीं है। तो हमारी जो मार्केट इकोनॉमी पर जो हमारी मीडिया फोकस करके चलती है, तो जी। उसके लिए वो प्रोडक्ट नहीं है। जो कुकी समुदाय है, उससे क्या, कुकी समुदाय को दिखा करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा के या फोकस करा के उनके जेब में कोई पैसा नहीं आने वाला है। क्योंकि पैसा तो आएगा बड़े बड़े घरानों की तारीफ छापेंगे, बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह की खबरें छापेंगे, नेताओं की खबरें छापेंगे जो देश की राजनीति को कंट्रोल करते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे देश में जो अपने को मुख्य धारा का मीडिया बताने की कोशिश करता है, और वो काम जो मुख्य धारा को करना चाहिए था, वो काम वो बीड़ा आप लोगों ने उठाया कि चले भली एक सीमित आपकी चीजें हैं, सीमित आपकी रीच होगी, लेकिन ये चिंता आज की तारीख में झलक नहीं रही है। और झलक भी रही है तो उसमें एक एजेंडा सेट किया जा रहा है, और वो रेडिकलाइज करना, मतलब उसको वहां के लोग मर गए हैं, बेकसूर लोगों के घर जला दिए गए हैं, बिना बात के एक वायलेंस हो गई है, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनकी जिंदगी तबाह कर दी गई है, उनका सब कुछ, आग गाड़ी घोड़ा जो भी उनके पास घर बार दुकान थी, सब जला दिया गया है। लेकिन हम एक ऐसे टापू में, ऐसा लग रहा है कि एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, जहां हम वहां की जो घटना है उस घटना को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ट्राइबल वर्सेस हिंदू और इस तरह की एलिमेंट्स जो है टेलीविजन चैनल्स में, वो तमाम चीजें परोसने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात है कि जो जमीनी हालात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो मैती समुदाय है और मैती वर्सेस कुकी ट्राइबल्स है, और वो दरअसल आज की घटना समस्या नहीं है। मैं नहीं कहता कि 2013 में पहली बार उठा, 2013 के पहले की बात में जब वहां कवर करने गया था 2003-4, तब भी वहां जो ग्रुप्स थे, मणिपुर वैली में जो ग्रुप थे और वैली के बाहर जो आउटर मणिपुर बोलते हैं उसको, जी। वहां हिल्स, वहां जो ग्रुप्स थे, उन सब ग्रुप्स से मैंने चर्चा की थी कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं वहां पर, और किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, किस तरह से कुकीज वर्सेस वहां जो मैतीज, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल्स के बीच में जो स्ट्रगल्स है, संसाधनों के बंटवारे का जो झगड़ा है, विवाद है, ये मुझे लग रहा है कि ये पूरे देश में वो तमाम जगहों पर ये फैलने वाला है, जहां पर जो हिल स्टेट्स हैं, जहां पर लोगों के जो वहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं, जी। उन जिन जिन लोगों की वजह से वो राज्य बने। मैं उत्तराखंड की बात कर लेता हूँ कि उत्तराखंड के लिए, जिसको कहते हैं कि उत्तराखंड के लोगों के लिए वो राज्य बना, और आज हालात ये है कि उत्तराखंड राष्ट्रीय पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, उनके लिए वो एक प्रॉफिट मेकिंग एक बिजनेस बन गया। वहां पूरी जमीन खरीद ली गई है, वहां कारोबार हो रहे हैं, और अब तो दिल्ली और देहरादून हृदय जी घूम के आए हैं तो 2.5 घंटे में पहुंच गए होंगे, क्योंकि सड़कें इतनी फास्ट बना दी गई हैं ताकि लोगों को, जो दिल्ली से आप 2 घंटे में जाइए, देहरादून में आप काम कीजिए, वहाँ पहाड़ों में पलायन बहुत तेजी से हो रहा है। यही स्थिति और बहुत विकट स्थिति है। वहाँ संघर्ष हो रहा है, जंगली जानवर वहाँ के आदमियों को, जो गांव में रह रहे हैं, उनको खा रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। तो इस तरह की एक अराजकता की स्थिति, तो वो मणिपुर में, ये नहीं कर रहा हूँ कि उत्तराखंड और मणिपुर में मैं भेद वो नहीं कर रहा हूँ कि तुलना कर रहा हूँ, जी। मणिपुर एक अलग समस्या है, लेकिन उसमें यह है कि सरकार को ये पता था, सरकारी एजेंसियों को ये पता था
कि ये अगर कोई ऑर्डर आया है तो इमीडिएटली ऑर्डर आने के बाद राज्य सरकार को इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था अगले दिन ही, जब सुगबुगाहट हो रही थी और ये जो साजो सामान, हिंसा का साजो सामान जो तैयार किया जा रहा था, उसको लेकर के उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कोई इमीडिएट रिलीफ लेनी चाहिए थी, और ताकि ये सब बवाल पैदा ना हो। लेकिन हो क्या रहा है कि बोर्ड की पॉलिटिक्स में देखिए, मैथीज का वोट चाहिए, मैथीज इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, वो जो वैलीज है, वैलीज में उनका वर्चस्व काफी स्ट्रांग है, उनको एक स्ट्रांग पॉलिटिकल वॉइस है, वहाँ की जो मिडिल क्लास है, एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो उद्योग, कारोबार, तमाम तरह की चीजों में उनका एक दखल है। तो उनके एक बोर्ड पॉलिटिक्स जो होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मैथीज के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज करके जो ट्राइबल्स हैं उनकी कोई सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिंपल सा कहता हूँ कि जो कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, और उनको आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे, रादर देन जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका काम है कि कम्युनिटी में एक सामंजस्य, एक सौहार्द बनाए रखना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैसेज यहाँ से जो जा रहा है, वो मैसेज बहुत खतरनाक है, बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, और ये आग मुझे नहीं लगता कि केवल वहां जाके रुकने वाली है। ये आग नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स में, बाकी स्टेट में भी जाने वाली है। क्योंकि देखिए, कुकीज असम में भी कुकीज रहते हैं, अरुणाचल में भी कुकीज रहते हैं, नागालैंड में भी कुकी रहते हैं। तो ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें बहुत भयंकर है, और ये सरकार का काम है कि उसको रिजॉल्व करे। ठीक है जी, धन्यवाद उमाकांत जी। हृदय, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने जैसे जिक्र किया था मुझसे कल, आपने 2015 में जब हालात वहाँ पे काफ़ी तनावपूर्ण हुए थे, तब वहाँ से रिपोर्ट भी किया था, तो आप भी उस स्थिति से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो एक तो मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, अगर आप उस पर और क्लैरिफाई करें कि सिचुएशन को तो आप जो समझते हैं, आपका नज़रिया, उसके साथ साथ कि कानून व्यवस्था पे ये सवाल उठना चाहिए राज्य सरकार के कि सिचुएशन इतनी तेजी से उसके कंट्रोल के बाहर हो गई। राइट। वो देखिए, एक चीज़ इसमें यह है, क्योंकि मैं उस वक्त एनडीटीवी में काम करते रहा 15-16 साल, तो इसलिए मैं जा पाया। अदरवाइज टेलीविज़न जर्नलिस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट भेजना एक बहुत बड़ा बजट हो जाता है, कहते हैं बजट बहुत ज़्यादा है, तो कोई भेजना नहीं चाहता। तो मैं कोकराझार के इलाकों में भी गया जब दंगे हुए थे जी, जो असम में है, और इधर मणिपुर में भी 2015 ही था, मुझे अच्छे से याद है। तो तीन कानूनों को, लैंड जो लॉज हैं उनका मामला था। तो उस वक्त उसके करीब कुछ महीने बाद मैंने एक आर्टिकल नवभारत टाइम्स में लिखा था, और उसमें पूछा था कि क्या दिल्ली के पत्रकारों को ये मालूम है कि सपम रॉबिनहुड कौन है, और क्या दिल्ली के पत्रकारों को ये मालूम है कि चूड़ाचांदपुर कहाँ है, क्या उन्होंने नाम सुना है इस बच्चे का। तो मैं, क्योंकि बाकी बातें अमित जी ने बता दी हैं, और इसके बाद हम उनसे एक सवाल भी पूछेंगे। तो सपम रॉबिनहुड एक 14 साल का बच्चा था, जिसको गोली लग गई थी प्रोटेस्ट के दौरान, और उसकी मौत हो गई थी। उसके जवाब में जो है फिर जो वहाँ पर राइट्स भड़के, और जो चूड़ाचांदपुर, जो अभी अमित जी ने बताया, जो कुकी डोमिनेटेड इलाका है जी, जिनकी संख्या वहाँ पर है, वहाँ पर 10 या 12 से ज़्यादा लड़के मरे थे। और उन्होंने प्रोटेस्ट में, जब मैं वहाँ पहुँचा था, वो इतने गुस्से में थे, और वो बार बार वहाँ की महिलाएं कह रही थी कि तू इंडिया से आया है। मतलब इसलिए नहीं कि उनको कोई अलगाववादी भावना से कम ज़्यादा, इसमें जो था फ्रस्ट्रेशन बहुत था कि हमें कोई कवर करना नहीं चाहते जी। तो उनके बच्चे जो है मॉर्चरी में पड़े हुए थे वो लड़के, और महीनों तक, हफ्तों नहीं महीनों तक उन्होंने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया प्रोटेस्ट के तौर पर, और बॉडीज खराब होने लगी थी महीनों में, तो हाँ काफ़ी बुरा हाल हो गया जी। तो ये स्थिति वहाँ पर थी, तो इसको बताना ज़रूरी है। 200 रुपये का पेट्रोल वहाँ पर मिल रहा था मणिपुर में जब उसमें पहुँचे, है ना। तो यह नागालैंड में तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो फॉल्ट लाइन है, जो अमित जी बता रहे थे कि ये फॉल्ट लाइन जो है, क्योंकि वो घाटी में रहने वाले जो मैती समुदाय के और बाकी लोगों के बीच में पहले से दिखती रही हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल जो एक आप पहल करते हैं और चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मणिपुर हो या उत्तराखंड हो या दिल्ली हो, दिल्ली में भी अब जब तक नारे नहीं लगने लगते हैं, आज़ादी के नारे नहीं लगने लगते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करके कहा जाता है अलगाववादी लोग हैं, तब तक गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ को डिफ्यूज़ करने की सिचुएशन को कोशिश नहीं करती। और उमाकांत जी ने कहा कि ये रिलेटिवली पढ़े लिखे नहीं, और मतलब जो कम, मतलब रिलेटिवली जो है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स हैं, अगर हम कुकीज़ को भी, नहीं माफ कीजिए, मैथीज़ को भी उनमें जोड़ दें, दे आर फार मोर एजुकेटेड एंड फॉरवर्ड लुकिंग देन, अगर आप बस्तर की बात करें, हाँ, मध्य भारत के जो मध्य भारत की बात है ना, इनके तो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं बाहर, और दे आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग बाहर, मतलब उनका इस तरह का नज़रिया है, अपब्रिंगिंग है,
वो यहाँ एग्रेशन झेलते हुए भी दिल्ली में उनको बहुत सारे विशेषणों से नवाजा जाता है, उसके बावजूद वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ समझने की है। तो मैं इतनी छोटी सी बात कहने के बाद, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा चुका है, अमित जी से पूछना चाहता हूँ, अमित जी अगर आप थोड़ा सा और बता सकें सर, ये जो फॉल्ट लाइन की हम बात कर रहे हैं ये दोनों समुदायों के बीच में, आपको लगता है वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है? ये और गहरा रही है लगातार, या आपको लगता है, उम्मीद है कि कुछ दिनों में, जैसे हमेशा होता रहता है कि आपने 2013 कहा, उमाकांत जी ने उससे पहले कहा 2015 में मैं गया था, तो ये एक तरह का ग्राफ है जो फ्लेयर अप होते रहता है बीच में। तो अभी इस लिहाज से आप कुछ बता सकते हैं हमें? जी देखिए, एक दो चीज मैं, आप लोगों ने जो बोला मैं उस पर एक दो छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा। और जो एसटी डिमांड है 2013 को मैंने जो हाईलाइट किया था, मैंने इसलिए हाईलाइट किया था कि वो उस टाइम पे मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया था। राइट। लेकिन अगर आप इस डिमांड का इतिहास देखेंगे तो ब्रिटिश काल में और आजादी से पहले, या जब मणिपुर भारत से जुड़ा था, तो उससे पहले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें मेइतेई लोगों को एक हिंदू आदिवासी का दर्जा दिया गया था। जी 1951 से जब हम लोगों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के नाते जब हमने अपना सेंसस रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, तब जाकर इनको हिंदू समाज के तौर पे देखा गया था, लेकिन आदिवासी टैग जो था वो हटा दिया गया था। और उस वक्त कई लोग कहते हैं कि उस वक्त जब उनसे पूछा गया था कि आपको आदिवासी कहा जाए, तो उन ये, हालांकि कुछ लोग इसको मतलब हाँ, कंटेस्ट डिस्प्यूट करते हैं, करते हैं। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उस टाइम पे इसको नकारा गया था क्योंकि उस वक्त वैष्णविज्म की जो फीलिंग थी बहुत स्ट्रांग थी, और हिंदू समाज होने के नाते वो अपने आप को एक तरह से इनसे ऊपर देखते थे, नागा से। असेंशन ट्रीटी जो है मिजोरम का, वो भी बड़ा अजीब है। जो जिस राजा ने साइन किया था, उन्होंने सिर्फ घाटी के लिए साइन किया था, लेकिन आसपास के सारे इलाकों को जोड़ लिया गया था। जो आपने 2015 की बात की थी, तो वो उस टाइम पे इनर लाइन परमिट के खिलाफ जी प्रोटेस्ट जी चल रहा था। बिल्कुल। मैं भी वहां पे था। तो राइट। चूड़ाचांदपुर में जो 10 लोगों को गोली मारी गई थी, उसमें से एक 9 साल का बच्चा था, और सबसे ज्यादा जिसकी उम्र थी वो 41 साल का था। तो 9 से लेके 41 साल के लोगों को गोली मारी गई थी। और उनको जो आप कह रहे थे, वो चूड़ाचांदपुर की हॉस्पिटल इतनी ही छोटी थी कि उसमें 1 या 2 शरीर को रखा जा सकता था मॉर्ग में। अचानक से 10 लोगों को रखने की जगह भी नहीं थी। तो पहले 150 दिन बर्फ की सिल्लियां आती थी जी मिजोरम जी की साइड से, बिल्कुल, मैं और गया उस था पे वहाँ। रखा जाता था। हाँ, तो जब मैं गया था तब जाके, उस वक्त मैं इसीलिए गया था क्योंकि एक नई मॉर्ग का उद्घाटन हुआ था 10 शरीरों के साथ, लाशों को रखने के लिए मॉर्ग बनाया गया था वहां पर। ये जो बात है कि एक, अगर हम स्पेसिफिक टाइम्स देखें कब कब हुआ है, तो ये बात तो साफ रही है कि यहाँ तक कि चूड़ाचांदपुर नाम जो है, वो भी वहां के जो लोकल हैं, जो चूड़ाचांदपुर कहने वाले, वो लोग लमका इस्तेमाल करते, चूड़ाचांदपुर नहीं कहते, जी क्योंकि उनका कहना है कि हमारा नाम लमका है। चूड़ाचांदपुर नाम तो चूड़ाचांद सिंह राजा के नाम पे दिया गया है, ये मेइतेई नाम है इस जगह का, हमारा नाम लमका है। वो अपने आप को जोमी पाइते होने के नाते, मतलब कल्चरली अपने आप को वो मिजो समुदाय से ज्यादा जोड़ते हैं, क्योंकि चिन कुकी मिजो जो कहा जाता है एक मतलब क्लैन के नाते, तो वो उधर अपने आप को ज्यादा देखते हैं। तो ये डिवीजन हमेशा से रहा है। पिछले बीरेन सिंह के पहले काल में, बीरेन सिंह के पहले काल में चिंगताम यूनिटी, मतलब हिल वैली यूनिटी के नाम जी पे काफी सारे जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया। पहले 9 डिस्ट्रिक्ट थे, फिर 16 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। उसके बाद काफी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। कोशिश थी बीजेपी के सरकार की तरफ से, कोशिश थी कि उधर भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो। इनफैक्ट चूड़ाचांदपुर इनका जाने का कारण ही था कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए जाने वाले थे। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है कि जो मेइतेई बहुल पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसका आपको कहीं ना कहीं अंग दिख ही जाता है। जी और उसको इग्नोर करना मुश्किल है कि मेइतेई डोमिनेशन जो एक कहते हैं कि हमारे ऊपर जो जैसे एविक्शन चल रहा था, तो एविक्शन के दौरान बातें ये सामने आई कि सारे लोकल्स के बायोमार्कर्स लिए जाएंगे, तो फिंगरप्रिंट लिया जी जाएगा, उनका मतलब हैंडप्रिंट लिया जाएगा। इस सब से कुकी समुदाय को काफी ठेस लगा, क्योंकि फिर वही बात है कि तुमको साबित करना है कि तुम भारतीय हो कि नहीं, हमें साबित करने की जरूरत नहीं है, और किसी को साबित करनी, सिर्फ तुमको साबित करने की जरूरत है। तो ये बात को लेके लोगों में काफी रोष था, और ये आपको सामने दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने का कोई ओवरऑल सॉल्यूशन नहीं है कि एक दिन में ठीक हो जाएगा। अभी शांत कर सकते हैं आप मामला, लेकिन, और जहां तक रही बात कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए, और वो हाई कोर्ट का ऑर्डर जो था उसको चैलेंज करने की बात, अगर बीरेन सिंह की सरकार उस ऑर्डर के खिलाफ आवाज उठाती तो भी परेशानी होती, क्योंकि फिर मेइतेई समुदाय फिर बोलती कि तुम हमारी सरकार होकर हमारे खिलाफ कैसे बोल रहे हो। 60 में से 40 एमएलए तो उन्हीं के हैं। जो बिल्कुल। अमित, आपसे मेरा एक सवाल है और मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हमारा वीडियो का सेक्शन यहीं तक था। इसकी आगे की चर्चा आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं,
पॉडकास्ट वहाँ सुन सकते हैं। धन्यवाद।